राजनीति और अपराध, राजनीति और अपराधी समंदर के वो दो किनारे हैं जिसका कभी मिलन नहीं होना चाहिए। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है। राजनीति का शुद्धिकरण करने के लिए एक निर्णय दिया है कि राजनीतिक दल जिन जिन कैंडिडेट्स को टिकट दी है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, कौन से किस थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज हैं, किस अपराध के चलते उनके खिलाफ केस दर्ज हैं, कौन सा मुकदमा उन पे चल रहा है, उनमें ऐसी क्या बात है कि अपराध जो हुआ है, ये जिस केस में वो अपराधी हैं, इस बात को चलते हुए फिर भी उनको टिकट दी जाए, इस बात की क्या जस्टिफिकेशन है, क्या कारण है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि हर राजनीतिक दल को अपनी वेबसाइट पे, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार में इश्तिहार के माध्यम से ये सूचना सूची जारी करनी पड़ेगी और ये पूरी जो लिस्ट है ये छापनी पड़ेगी। सबसे पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करती है। ये फैसला हिंदुस्तान की राजनीति की शुद्धिकरण करने के लिए एक अहम फैसला है। राजनीति को अपराध और अपराधी मुक्त करने के लिए अहम फैसला है। तो और सही मायने में इस देश की राजनीति को अगर स्वच्छता की ओर लेके जाना है और अपराध मुक्त बनाना है, ये उस दिशा में जाने के लिए एक अहम मील पत्थर का काम करेगा। द इंडियन नेशनल कांग्रेस welcomes the historic verdict of the Honorable Supreme Court towards decriminalization of politics, towards making politics free from crime and criminals. The judgment of the Honorable Supreme Court is vindication of Mr. Rahul Gandhi's fight against criminalization of politics. It is a vindication of Mr. Rahul Gandhi's stand to make politics free from crime and criminals. सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय श्री राहुल गांधी की जो अपराधीकरण वाली ये राजनीति है, इसके खिलाफ जो लड़ाई थी और है, श्री राहुल गांधी का जो ये लक्ष्य है कि राजनीति को अपराध और अपराधी मुक्त बनाना है, ये उस लड़ाई की जीत है। आज एक तरफ एक ऐतिहासिक फैसला आया है इस देश की राजनीति की शुद्धिकरण करने के लिए। स्वाभाविक है कि प्रश्न उठता है कि क्या हर राजनीतिक दल में नियत और नीति है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का अमल करे। प्रश्न उठता है, क्या राजनीतिक दल उस दिशा में चल रहे हैं कि इस देश की राजनीति अपराध और अपराधियों से मुक्त रहे। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को आज ही के दिन मंत्री बना दिया है जिसके खिलाफ 15 केसेस भ्रष्टाचार के चल रहे हैं। उन महोदया का नाम है आनंद सिंह, जिनको मंत्री बनाया है कर्नाटका में मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े सच्चे मन से आज उस शेर पे अमल किया है कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं हुआ वो भी अखबार में आ जाएगा। चोरों उचक्कों की करो कद्र, चोरों उचक्कों की करो कद्र, ना जाने कोई कौन सी सरकार में आ जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री ने तो ये राहत इंदौरी साहब के शेर को आज कर्नाटका में एक मंत्री बना के ऐसे शख्स को जिसके खिलाफ 15 केसेस दर्ज हैं, जिनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो चुकी है, जो बिल्लारी गैंग के बड़े गैंग के माइनिंग गैंग के सदस्य हैं, आज उनकी ताजपोशी करके भारतीय जनता पार्टी ने आज के ही दिन सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक निर्णय की खिल्ली उड़ाई है और धज्जियां उड़ा दी हैं। The BJP, by appointing
Shri Anand Singh, as a Minister of Forest, Environment and Ecology in the Karnataka government, has made a mockery of the Supreme Court judgment ensuring decriminalization of politics. The BJP's appointment of Shri Anand Singh is a commitment to bring back the Bellari gang into the administration. The appointment of Shri Anand Singh is a stamp of approval on the Bellari mining scams going on in Karnataka by none other than the Prime Minister of the country and the Chief Minister of Karnataka. Induction of Anand Singh is a stamp of approval, endorsing of the fact that the BJP does not believe in a corruption-free government. BJP believes in a corruption and corrupt-loaded government. आनंद सिंह को मंत्री बनाना भारतीय जनता पार्टी का इस देश को संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार में विश्वास नहीं रखती, वो भ्रष्टाचार युक्त सरकार में विश्वास रखती है। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था 27 अगस्त 2014 को। इस आदेश पे ये जो आज फैसला है उससे पहले 27 अगस्त 2014 123 पेज की जजमेंट आई थी। उस जजमेंट में साफ तौर से लिखा था कि ये हमारी सलाह है और प्रधानमंत्री को भी ये सोचना चाहिए कि क्या ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाना चाहिए जिनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार या संगीन जुर्म के चलते चार्जशीट दर्ज हो गई हो और कोर्ट उस फैसले को सुन रहा हो। यह उत्तर उस मंत्री, उस प्रधानमंत्री और उस मुख्यमंत्री को अपनी अंतरात्मा को देना है कि क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई क्या खोखली है या सच्ची है कि मैं करूंगा। और मैं वो एक पढ़ना चाहता हूं और ये सुप्रीम कोर्ट ने 123 पेज की जजमेंट में लिखा था। The framers of the constitution left many a thing unwritten. They also expected that the Prime Minister would act in the interest of the national polity of the nation state. He, Prime Minister, has to bear in mind that unwarranted elements or persons who are facing charge in certain category of offences may thwart or hinder the canons of constitutional morality or principles of good governance and eventually diminish the constitutional trust. The Prime Minister is in violation of the directive of the Honorable Supreme Court not to induct any minister facing serious charges of crime and having faced a charge sheet or facing a charge sheet in the trial court. Is it not true that a charge sheet has been filed against Mr. Anand Singh? Is it not true that he is wanted and being tried in 15 cases? Is it not true the larger Bellari umbrella of 3,500 crores? He is not part of that Bellari gang? With a sense of responsibility from this very platform, we said, should a contempt notice not be issued against the Prime Minister of the country and Chief Minister of Karnataka for inducting a charge-sheeted person as a minister in the government? Should a contempt not be issued against the Prime Minister of India and Chief Minister of Karnataka for not adhering to the directive of the Honorable Supreme Court dated 27th August 2014? Should the contempt not be issued against the Prime Minister of the country and Chief Minister of Karnataka for violating the judgment delivered today, making a mockery of the judgment delivered today, whose sole intent and purpose is decriminalization of politics? बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आनंद सिंह जी को मंत्रालय में लेके प्रधानमंत्री ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि नारा ये नहीं है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, नारा है खाओ पियो ऐश करो। दूसरी जो बात आती है कि कौन कितने पानी में है। सुप्रीम कोर्ट को आज ये निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय क्यों देना पड़ा? कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जो इस देश की राजनीति को भ्रष्टाचार अपराधी युक्त करना चाहता है और भ्रष्टाचार और अपराध
मुक्त नहीं करना चाहता। कुछ आंकड़े हैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले लोकसभा से शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही रिनाउंड रिप्यूटेड संस्था है, उनकी रिपोर्ट है। 42% of the BJP candidates, 42% of the BJP candidates have criminal cases pending against them। 42% भाजपा के जो उम्मीदवार 2019 लोकसभा चुनाव में थे, उनके खिलाफ इस देश के भिन्न भिन्न थानों में केस दर्ज हैं, जिनमें वो अपराधी हैं। ये थे जिनको टिकट मिली। अब आगे का कमाल देखिए, जब वो जीत जाते हैं, इसी संस्था की रिपोर्ट के अनुसार पूरे पार्लियामेंट में 106 ऐसे एमपीज हैं जिनके खिलाफ, इंडियन पीनल कोड की भाषा का प्रयोग करूं, केसेस ऑफ सीरियस क्राइम, मर्डर, किडनैपिंग एंड नेचर ऑफ सीरियस ऑफेंसेस आर पेंडिंग। इस 106 में से 92 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी से, 92 आउट ऑफ 106। 55% of the member of parliaments of the Bharatiya Janata Party have cases of serious nature pending against them। तो ये इनकी क्षमता, नियत और नीति है इस देश की राजनीति का शुद्धिकरण करने की। दूसरा, बहुत पैसा खर्चा गया है नारे पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक और आंकड़ा है, 45% ऑफ द भारतीय जनता पार्टी एमपीज हैव केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट देम ऑफ क्राइम अगेंस्ट विमेन ऑफ दिस कंट्री। यह इत्तेफाक नहीं है कि कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मय आनंद, कि जब जब कोई बलात्कारी होता है उसका संबंध भारतीय जनता पार्टी से होता है या उनकी वो पार्टी का सदस्य होता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यहां तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, सदस्य खुद बलात्कारी हैं, बलात्कार के आरोप में हैं, या बलात्कारियों के प्रवक्ता और पनाहगार बने हुए हैं। शायद लोकसभा में जिन अपराधियों को चुनाव लड़ा के इनको चैन नहीं आया, शायद लोकसभा में उन 92 एमपीज को जिनके खिलाफ सीरियस क्राइम, मर्डर, किडनैपिंग, विमेन है, उनको पार्लियामेंट में बिठा के शायद इनको चैन नहीं आया। अब दिल्ली के चुनाव में जो मुट्ठी भर विधायक बन के आए हैं, 64% ऑफ देम, जो 8 में से 5, उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस थानों में दर्ज हैं। लोकसभा 42%, 92 एमपीज इन लोकसभा सीरियस क्राइम्स, 63 to 64% of Delhi MLAs all have serious cases of crime registered against them, crime against women registered against them। अब इस बात का जो ये the crux of the matter today is that the Bharatiya Janata Party is the provider, protector and beneficiary of the gang of criminals and gangsters who are mushrooming in this country and now who sit in the Parliament of India। भारतीय जनता पार्टी क्लीन एंड क्लियर पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं रखती, वो क्राइम और क्रिमिनल वाली पॉलिटिक्स में विश्वास रखती है। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है कि आपको ये डाटा, सूची, ये आंकड़े, एफिडेविट्स में जो इलेक्शन कमीशन के पास दर्ज हैं, उनको अपनी वेबसाइट पर डालना। प्रश्न ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जो आंकड़े दबाने में, आंकड़े बदलने में, आंकड़ों की तोड़ मड़ोड़ करने में, जनता को गुमराह करने में विश्वास रखती है, क्या वो जनता के सामने सही तस्वीर रखेगी? हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से भाजपा को आगाह भी करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। बीजेपी विच हैज बिकम एक्सपर्ट of data fudging, data suppressing,
data twisting for misleading the public should not play while disclosing the data of their stalwarts who have crime or criminal record, because Supreme Court is watching you. That is a very clear directive of the Honorable Supreme Court. एक और बात इससे स्पष्ट होती है कि today, from looking at the statistics available in different Vidhan Sabhas, statistics of the Parliament of India, statistics, the crime, the involvement of BJP members, parliaments, MLAs, various cases of serious nature, shows that BJP is today become a shelter home, or rather a comfort home for people with criminal antecedents. भाजपा अपराध और अपराधियों का एक आरामगाह बन गई है कि जिसके बाहर बोर्ड लगा हुआ है, खाओ पियो ऐश करो, चिंता मत करो। आप लोगों के कोई स्पष्ट प्रश्न हो तो मैं उसका उत्तर दूंगा।